ठीक, तो हम ये जो चैप्टर अगली क्लास में पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो बेसिकली डे टू डे लाइफ में देखें तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम लोग काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते हैं, ठीक है, सब जानते हैं। फिर वो बेंजीन हो गया और एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये सब पढ़ चुके हैं। फिलहाल इस क्लास में हमारा इंटरेस्ट एल्केन में है। तो एल्केन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें सब कुछ सैचुरेटेड होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे तो सिंगल बॉन्ड होंगे, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड होंगे ही, ठीक है। फिर इसमें दो तरह की चीज़ें हो जाएंगी, या तो एलिफैट मतलब या तो स्ट्रेट चेन होंगी, मतलब या ब्रांचिंग भी हो सकती है, चेन हो सकती है, और या फिर रिंग हो सकती है, ठीक है। तो इन्होंने जो पहला पार्ट बताया वही बता रहे हैं होमोलोगस सीरीज कैसे बनती है। इसमें हमको ज़्यादा परेशान होने वाली बात है नहीं। कह रहे हैं मीथेन है, एक हाइड्रोजन लगा करके उसे यहाँ पे CH2H लगा दो तो ईथेन बन गई, फिर एक हाइड्रोजन हटा करके CH2H लगा दो तो प्रोपेन बन गई। तो बेसिकली होमोलोगस सीरीज का हर अगला मेंबर पिछले मेंबर से CH2 आगे है, ठीक है। जनरल फार्मूला CnH2n+2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन में। इन्होंने देखो यहाँ पर मीथेन क्या स्ट्रक्चर दिया है। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बीच की वजह से आपस में 109.5 डिग्री के होंगे। कोई लोन पेयर वगैरह तो है नहीं, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो आइडियल कंडीशन होगी। और कार्बन कार्बन बॉन्ड थोड़ा सा लंबा होगा तो ये 154 पिकोमीटर होगा, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा छोटा होगा तो 112 पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो, नॉमनक्लेचर में बहुत ज़्यादा समस्या है नहीं, ठीक है। ये एन ब्यूटेन हो गई, तो वही ब्रांचिंग के रूल, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या करूँगा मैं, जरासन के एग्जाम्पल देख लेंगे, उसी से जो समझना है समझ लेंगे, बाकी हमने ऑलरेडी ये चीज़ अच्छे से पढ़ रखी है। तो कह रहे हैं राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स करस्पॉन्डिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14। तो 6H14 का मतलब हेक्सेन है। तो पहला एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हों, N हेक्सेन हो जाए। फिर दूसरे एग्जाम्पल्स हुए मिथाइल पेंटेन। तो अगर मैं 5 कार्बन की चेन बनाऊं तो पहले वाले पे तो मिथाइल लगा नहीं सकता, फिर तो स्ट्रेट चेन हो जाएगी। तो या तो सेकंड पे या थर्ड पे दो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हैं, तो इसलिए 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, दो और आइसोमर हो गए। फिर उन्होंने कहा कि ब्यूटेन में 2 सब्स्टिट्यूशन कर दें, ठीक है। तो ब्यूटेन में या तो 2 मिथाइल लगा दें 2,3 पे, या एक ही पे दोनों लगा दें तो 2,2 पे, ठीक है। ये हो गए। ब्यूटेन में इथाइल नहीं लगा सकते क्योंकि फिर लॉन्गेस्ट चेन 5 मेंबर की हो जाएगी, और फिर वो 2 मिथाइल पेंटेन या 3 मिथाइल पेंटेन ही बनाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को अलग अलग तरह के ग्रुप बना करके सोचने का तरीका, अलग अलग केसेस बना करके करना है। अब उन्होंने कहा इसमें अलग अलग तरह के कार्बन होते हैं। प्राइमरी कार्बन जो खाली एक कार्बन से जुड़े हैं या किसी कार्बन से नहीं जुड़े, जैसे मीथेन का कार्बन भी प्राइमरी कहलाता है। सेकेंडरी कार्बन जो कि 2 कार्बन से जुड़े हैं, टर्शरी कार्बन जो कि 3 कार्बन से जुड़े हैं, और क्वार्टरनरी कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं। जैसे ये जो 5th एग्जाम्पल में 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, उसका सेकेंड वाला कार्बन जो है वो क्वार्टरनरी होता है, ठीक है। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, अभी इन्होंने कहा कि जैसे मीथेन, ये हेक्सेन में जैसे 5 आइसोमर हुए, ऐसे ही हेप्टेन में 9 हो जाएंगे, और ये डेकेन आते आते 75 आइसोमर्स हो जाएंगे, बिकॉज बहुत ढेर सारे केसेस बनने लगे। नियोपेंटाइल नहीं, नियोपेंटेन में जो बीच वाला कार्बन है वो क्वार्टरनरी है। हालांकि नियोपेंटाइल ग्रुप में भी वो क्वार्टरनरी ही है, ठीक है, लेकिन उसको एल्केन नहीं कहेंगे ना, ठीक है। अब प्रॉब्लम 13.2 में कह रहे हैं राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमरिक एल्किल ग्रुप करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11। तो फिर पहले क्या कर लेंगे, C5H11 में स्ट्रेट चेन बना लेंगे। स्ट्रेट चेन में कहाँ पे हाइड्रोजन मिसिंग है, इसके मेरे पास 3 ऑप्शन है, यानी कि 1 पोजीशन पे मिथाइल हो, 2 पोजीशन पे मिथाइल हो, या 3 पोजीशन पे मिथाइल है। तो जैसे मैंने राइट में एग्जाम्पल लगा करके लिया कि मान लो मैंने जो C5H11 के साथ OH ग्रुप अगर लगा लिया है तो 3 तरह के पेंटेनॉल बन जाएंगे, 1 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल। अब अगला ऑप्शन फिर मैंने क्या सोचना शुरू किया, अच्छा यार मान लो मेरे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन होती, ठीक है,
पेंटेन में 2 मिथाइल ब्यूटेन होती और उसमें मैं एक हाइड्रोजन हटा रहा होता, ठीक है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन में क्या हो जाएगा, 4 पॉसिबिलिटीज है। जैसे देखो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, ठीक है, फोर्थ वाले ऑप्शन में एक तो राइट वाला हाइड्रोजन हटा दें, ठीक है, या फिर लेफ्ट वाला हटा दें, ठीक है। लेफ्ट वाला और ये जो ऊपर वाला है ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हैं, तो इनमें से हाइड्रोजन हटाने पे एक ही चीज बनेगी, ठीक है। और फिर ये टर्शरी कार्बन वाला हटा दें, ये जो बीच में सेकेंडरी कार्बन CH2 वाला है यानी कि लेफ्ट से तीसरा कार्बन, इनको हटा दें तो 4 ग्रुप बन जाएंगे जिसमें 4 कार्बन की चेन हो और साइड साइड में एक मिथाइल लगा हुआ हो, ठीक है। और फिर उसके बाद तो पहले 3 हो गए थे, 3 + 4 7 हो गए, उन्होंने एक उसमें से नीचे 8th एग्जाम्पल में लग रखा है। और 8वां ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 3 कार्बन की चेन बनाए, उस पर 2 मिथाइल लगा लें, तो उसका एक ही पॉसिबिलिटी है, नियोपेंटाइल बन जाएगा, क्योंकि नियोपेंटेन में सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, तो ये 8 ग्रुप बन जाएंगे। तो इसमें कोई एल्केन वाली या केमिस्ट्री वाली बात नहीं है, बेसिकली हमें अलग अलग स्ट्रक्चर बना बना करके सोचने वाली बात है, ठीक है। फिर उन्होंने फिर से नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड करके नॉमेनक्लेचर के रूल दिए, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे यहां पर इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में IUPAC नेम पूछ रहे हैं, इसको मैं पढ़ाना जरूरी नहीं समझता, चलो तुम लोग कर लोगे, मुझे मान लो, ठीक है ना। और दूसरे 13.4 में IUPAC नेम देकर के स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, ये भी कर लोगे, कोई समस्या नहीं। तो एक्चुअली एल्केन का जो आगे की पार्ट शुरू हुई वो यहाँ प्रिपरेशन से शुरू हुई कि हम एल्केन बनाएं कैसे, ठीक है। तो प्रिपरेशन के कुछ रिएक्शन है, तो ऐसे ही करके ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे चैप्टर इसी तरीके से चलेंगे। शुरुआत में उसके कुछ कंपाउंड्स होंगे, उनके IUPAC नाम करना आना चाहिए, फिर प्रिपरेशन कैसे होगी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टी। एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जो अक्रॉस 11th में ये और फिर 12th के तमाम चैप्टर्स में चलेगा। तो प्रिपरेशन में कह रहे हैं पहला है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करा दें तो एल्केन बन जाएगी, और हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है इसके लिए प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल जैसे कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। तो जैसे ईथीन में हाइड्रोजन ऐड कराएं तो ईथेन बन जाएगी, प्रोपीन में भी प्रोपेन बन जाएगी, एल्कीन हो तो भी बन जाएगी, और एल्काइन हो तो भी प्रोपेन बन जाएगी, मतलब एल्केन ही चल जाएगी। एल्काइन से एल्कीन पे रोक लेना एक मुश्किल काम है। जब मैं हाइड्रोजनेशन करा रहा हूँगा तो जितना अनसैचुरेशन होगा वो सारा का सारा सैचुरेशन की तरफ ही जाएगा, हमेशा एल्केन ही बनाएगा। आगे चल करके पढ़ेंगे इसको रोकते कैसे हैं, जो मैं एक दिन एग्जाम्पल में लिंडलार्स कैटलिस्ट की बात कर रहा था। बट नेचुरली अगर हम क्या कहते हैं कैटलिस्ट के साथ कोई ट्रीटमेंट ना करें तो प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल जैसे कैटलिस्ट पे जो भी डबल बॉन्ड है उन सब पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और एल्केन बन जाएगी, ठीक है। दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या है, RX, मतलब कि CnH2n+1 ग्रुप है और एक चीज हटा करके वहां पे कोई हेलोजन लगा दी गई है। तो यहाँ पे समस्या क्या है कि जो एल्किल फ्लोराइड्स हैं उनका CF बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, तो उसके अलावा इन्होंने कहा कि यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड लगा हुआ हो तो मैं उसको जिंक और डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करता हूं। तो जिंक HCl की प्रेजेंस में क्या करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट कर लेगा, और वो हाइड्रोजन क्लोरीन या जो भी ब्रोमीन या आयोडीन है उसके साथ HCl, HBr या HI बना देगी, और जहाँ पे Cl लगा हुआ था, Br लगा हुआ था, I लगा हुआ था, वहां पर खुद हाइड्रोजन जाके लग जाएगी। तो जैसे क्लोरोमीथेन थी तो क्लोरो हटा करके वहां हाइड्रोजन लगा करके मीथेन बन गई और HCl अलग से बन गया, ठीक है। बस ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कैटालिटिक हाइड्रोजन देने की बजाय दूसरे तरीके से लेकर के आते हैं, जिंक और HCl से लेकर के आते हैं, तो एसिड और जिंक के रिएक्शन से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ऐसे हमने कहा क्लोरो इथेन होगी तो इथेन बना देगी, 1 क्लोरोप्रोपेन होगी तो प्रोपेन बना देगी, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग 12th क्लास में भी दोबारा जाकर के पढ़ेंगे, इसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो सोडियम की समस्या क्या है कि सोडियम जरा सा भी कहीं पानी पा जाएगा ना तो सबसे पहले वो पानी से जाकर के रिएक्ट करेगा, इसलिए मॉइस्चर ना हो, इसलिए हम लोग
ट्राई ईथर एक तरह का कंपाउंड होता है, हम लोगों ने अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था, ROR टाइप का, हाँ? तो ROR में OH ग्रुप नहीं होता कोई, ठीक है। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मैं एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करता हूं। तो जैसे मान लो मेरा एल्किल हैलाइड हो CH3Br, तो ऐसे दो CH3Br आपस में CH3 से जुड़ जाते हैं और NaBr अलग बन जाता है। इसका मतलब दोनों एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये जो वुड्स रिएक्शन है ये सिमेट्रिक एल्केन्स बनाने के काम में आता है। जैसे मान लो मेरे पास अगर मिथाइल ब्रोमाइड है तो ईथेन बन जाएगा, क्योंकि दो कार्बन जुड़ करके ईथेन बना देंगे, और अगर इथाइल ब्रोमाइड है तो ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है, बिकॉज इथाइल और इथाइल जब जुड़ेंगे तो ब्यूटेन बना देंगे, ठीक है बात, हाँ, सिमेट्रिक मिक्सचर है। ये क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं, व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स आर टेकन। तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना कि अपनी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा मिथाइल ब्रोमाइड ले लूँ, थोड़ा सा इथाइल ब्रोमाइड ले लूँ और सोडियम डाल दूँ, ठीक है, ईथर के साथ। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो मैंने इथाइल और मिथाइल दोनों ब्रोमाइड ले लिया है, तो एक तो प्रोबेबिलिटी वाली बात हो गई, कभी मिथाइल को मिथाइल मिल जाएगा, कभी मिथाइल को इथाइल मिल जाएगा, और कभी इथाइल को इथाइल मिल जाएगा। तो मिथाइल मिथाइल जुड़े तो एक और एक दो कार्बन की इथेन बन जाएगी, मिथाइल और इथाइल मिले तो एक और दो तीन कार्बन की प्रोपेन बन जाएगी, और इथाइल और इथाइल मिले तो ब्यूटेन बन जाएगी। तो अगर मैं मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड यूज करता हूं तो मेरे पास जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उतने मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसलिए ये तरीका बहुत अच्छा नहीं है एसिमेट्रिक एल्केन्स बनाने का। जैसे मान लो मुझे प्रोपेन बनानी हो तो उसके लिए तरीका अच्छा नहीं, क्योंकि मैं तो सोच रहा हूं कि मैं मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करा के प्रोपेन बना लूंगा जो बनेगी, लेकिन उसमें साथ में ईथेन और ब्यूटेन भी बन जाएंगी, इसलिए उसके लिए बहुत अच्छा तरीका नहीं। तो अगला जो ये रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड से दो रिएक्शन है, इनको मैं जरा सा बोर्ड पे आकर के बताना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, ये बोर्ड पे ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो पहला रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या करते हैं, कोई RCOOH का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लेते हैं, मतलब एसिड को NaOH से ट्रीट करोगे तो सोडियम सॉल्ट बना लेगा, ठीक है, और इसको ये कहते हैं NaOH प्लस CaO के मिक्सचर से ट्रीट करते हैं। तो CaO का काम यहाँ पर क्या है हमें पता नहीं, मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन को ईज करने का है। वास्तव में यहाँ पर NaOH ही रिएक्ट करता है, और डीकार्बोक्सिलेशन शब्द का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन कम कर देना, ठीक है। तो देखो ये R और ये H आपस में जुड़ जाते हैं, और ये Na2CO3 अलग बन जाता है। तो NaOH उससे CO2Na ले लेता है और ये बना लेता है RH प्लस Na2CO3, ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर जितने कार्बन थे वहां से एक कार्बन कम की एल्केन बनी। मतलब अगर यहां पर n कार्बन थे, बेटा मेरी पेन नहीं कर रही, पेन निकाल करके दो, तो यहां पर n-1 कार्बन एटम होंगे। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के ज्यादातर रिएक्शन है, जैसे हम लोग आगे चल करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के ज्यादातर जो रिएक्शन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, साइड में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको प्ले करते रहते हैं, तो चेन बदलती नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर सवाल में क्या होगा, अगर मेरा पेरेंट मॉलिक्यूल n कार्बन का है तो जो उससे तमाम तरह के प्रोडक्ट बनेंगे वो उतने ही कार्बन के होते हैं। तो बहुत ही गिने चुने रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आप चेन छोटी कर सकते हैं या चेन बड़ी कर सकते हैं, ये उनमें से एक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक दूसरा रिएक्शन, मिलता जुलता वैसे तो बिल्कुल अलग है, बट
उसमें भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसलिए बोलता हूं होता है। उसका नाम है सेकेंड रिएक्शन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी हम लोग RCOONA या RCOOK टाइप की कोई चीज यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको RCO माइनस लिख ले रहा हूं याद करने के लिए, ठीक है। और साथ में NaOH यूज करते हैं, KOH यूज करते हैं, तो OH माइनस लिख दे रहा हूं साथ, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो ये जो RCO माइनस है, इसके दो मॉलिक्यूल, दो R डॉट प्लस दो CO2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन दे देते, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रहा है, ठीक है। हाँ, और दूसरी साइड यहां पर क्या हो जाएगा, दो वाटर के मॉलिक्यूल यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर के, और यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे 2OH माइनस प्लस H2 दे देंगे, ठीक है। तो नेट नेट रिएक्शन क्या हुआ, नेट नेट में यहां पर इसका जो CO माइनस का Na या K कुछ होगा उस KOH या NaOH के साथ लग जाएगा, तो यहाँ नेट रिएक्शन हो गया 2RCOONA प्लस 2H2O गिव्स, रिएक्शन बता रहा हूं, 2NaOH प्लस H2, और ये जो दो R डॉट हैं ये आपस में R R आपस में चपक जाएंगे, दो फ्री रेडिकल होंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे और प्लस R R दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर मान लो मेरे पास N कार्बन की चेन है, ठीक, तो यहां पर मेरे पास ट्वाइस ऑफ N-1 कार्बन की चेन हो जाएगी, ठीक है। अब हम इन चारों बातों को देखते हैं। मान लो मेरे पास, अभी हम लोग आगे चल करके ऑब्वियसली केमिस्ट्री में बिल्कुल शुरुआत की है, अभी आगे चल करके हम लोग हेलो एल्केन, फिर अल्कोहल, फिर एसिड, एल्डिहाइड, तमाम तरह की चीजें पढ़ेंगे। तो एसेंशियली क्या है, सब चीजें एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। एसिड को अल्कोहल बना सकते हैं, अल्कोहल को एल्डिहाइड बना सकते हैं, अल्कोहल को हेलो एल्केन बना सकते हैं, हेलो एल्केन को आपस में एसिड बना सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एसेंशियली क्या हुआ, मेरे पास अब चार अलग अलग तरह के रिएक्शन हो गए। एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाई तो सेम कार्बन की बनी, एल्किल हैलाइड से वुड्स रिएक्शन कराया तो डबल कार्बन की बनी, क्योंकि दो आर आर आपस में जुड़ गए, वहां पे RCl था या RX था और डबल हो गया सीधे। एल्किल हैलाइड से एसिड बना करके या जैसे भी कन्वर्ट करके एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कराया तो एक कार्बन कम हो गया, और अगर उसकी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो एक कार्बन कम का डबल हो गया। तो इसका मतलब मान लो मेरे पास इसी तरीके से नेचर में मुझे कोई सोर्स मिला जिसमें मेरे पास एक, जैसे मान लो मेरे पास घर में LPG आती है, ठीक है, और मैं LPG में से प्रोपेन और ब्यूटेन है, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं किसी तरीके से इसमें ब्यूटेन अलग कर लूं, ठीक है ना। हाँ? तो इसका तो खुद ही मेरे पास ब्यूटेन है, या मान लो मेरे पास मुझे कहीं से क्लोरो ब्यूटेन मिल जाए बाजार से, तो मैं क्लोरो ब्यूटेन से ब्यूटेन बना सकता हूं, कैसे, जिंक HCl से ट्रीट करके। इसी क्लोरो ब्यूटेन से ऑक्टेन बना सकता हूं, कैसे, उन दोनों को आपस में वुड्स रिएक्शन करा के। इसी से मैं प्रोपेन बना सकता हूं, कैसे, एक कार्बन कम करके डीकार्बोक्सिलेट करके। पहले से क्लोरो को इस तरीके से एसिड में कन्वर्ट करेंगे और एसिड को डीकार्बोक्सिलेट कर लें, और इसी से चाहूं तो हेक्सेन बना सकता हूं, कैसे, वही एसिड में कन्वर्ट करके उसकी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करके। तो जिंदगी में समस्या क्या होती है कि एक अलग अलग पाथवे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहां से चाहूं तो हजरतगंज चला जाऊं, चाहूं तो मैं चारबाग चला जाऊं, चाहूं तो अमीनाबाद चला जाऊं, अलग अलग रास्ते हैं।
और जब सवाल पूछा जाता है तो मुझे सोचना पड़ेगा, अच्छा हजरतगंज जाना है तो इधर जाना है, और इंदिरा नगर जाना है तो उधर से जाना है। ऐसे ही हमें सारे चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी किसी सवाल में एक रास्ते जाना हो, किसी दूसरे सवाल में दूसरे रास्ते जाना हो। यही अल्टीमेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैलेंज है, ठीक, जो कि समय बिताने से धीरे धीरे याद हो जाता है। ठीक, बंद कर दो। तो इसका मतलब अगर मेथेनोइक एसिड की कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो मेथेनोइक एसिड का एक कार्बन कम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बचेगी, दूसरा भी हाइड्रोजन बचेगी, तो जो R था वो HH हो जाएगा, तो दोनों तरफ H2 बन जाएगा। ठीक है ना। तो हम ऐसा काम करेंगे नहीं क्योंकि कोई विशेष फायदा होगा नहीं, पर हाँ अगर डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो एक कार्बन कम होकर के डबल हो जाएगा, तो 1 में से 1 गया, 0 का डबल 0 ही रह जाएगा। ठीक, पर ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो इन्होंने डिकार्बोक्सिलेशन में बताया कि सोडियम इथेनोएट से मीथेन बना ली मैंने, ठीक है, और कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में बनाया कि वही सोडियम एसिटेट या सोडियम इथेनोएट एक ही चीज है। इससे जो मेरा रिएक्शन प्रोडक्ट बना उसमें पहले उससे मेरी मीथेन बन गई, सॉरी इथेन बन गई, मतलब दोनों एक एक कार्बन कम करके मिथाइल ग्रुप फ्री रेडिकल बने जो कि आपस में जुड़ गए। ठीक है, तो उन्होंने ये देखो दिखा ही दिया कि पहले एसिटेट आयन अलग हो गया, एनोड पे पहले एसिटेट आयन ब्रेक करके एल्किल ग्रुप और CO2 अलग दे देगा, और दोनों एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ करके इथेन दे देंगे। उधर H2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H डॉट बनाएगा और दो H डॉट आपस में मिलकर के H2 दे देंगे। अब ये कह रहे हैं मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, व्हाई, बिकॉज कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा फिर सिमेट्रिक एल्केन ही बनेगी। ठीक है, अगर मेरे पास एथेनोइक एसिड है तो इथेन बनेगी, अगर मेरे पास प्रोपेनोइक एसिड है तो, अगर एथेनोइक एसिड पे इथेन बन रही है तो प्रोपेनोइक एसिड पे ब्यूटेन बनेगी। एक घटा करके डबल करना है, ठीक है ना, ये नहीं कि प्रोपेनोइक एसिड पे प्रोपेन बनेगी। ठीक, एक घटा करके 3 में से 1 घटाया 2 का ट्वाइस ऑफ n-1। ठीक, अब कह रहे हैं एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट नेचर ऑफ CC and CH बॉन्ड एंड ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोलैरिटी आ जाती है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी नेग्लिजिबल है, तो ये बेसिकली ए पोलर कंपाउंड है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, इसलिए C1 से C4 तक गैसेज हैं, C5 से C17 तक लिक्विड है। ठीक है, और उसके ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन पे सॉलिड हो गई। ठीक है, उसके बाद जो एल्केन है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगी, लेकिन जो तमाम तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, ठीक है, उनमें सॉल्युबल होंगी। ठीक है, जैसे पेट्रोल को चाहो कि पानी में मिला लो तो नहीं मिला सकते हो। ठीक है, लेकिन मान लो तुम्हारे पास ग्रीस हो और उसको चाहो कि पेट्रोल में मिला लो तो आराम से मिल जाएगी। ठीक है, अल्कोहल में पेट्रोल मिल जाएगा, एल्कोहल में मिल जाएगा। ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक है, वो भी ऑर्गेनिक है। ठीक है ना, तो ये एक बेसिकली हमारा फंडा निकल करके आया कि लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, जो चीज़ें ए पोलर हैं वो ए पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होती हैं। अब इसमें थोड़ी समस्या ये हो जाती है, कुछ एल्कोहल टाइप की चीज़ें हैं जिसका एक हिस्सा पोलर है OH और एक हिस्सा ए पोलर है, तो वो वाटर में भी डिजॉल्व हो जाते हैं और ए पोलर सॉल्वेंट में भी डिजॉल्व हो जाते हैं। और वहाँ भी बात लाइक डिजॉल्व लाइक की ही है। अगर एल्कोहल वाटर में डिजॉल्व हो जा रहा है, मान लो मेरे पास इथेनॉल है और वो वाटर में डिजॉल्व हो जा रहा है, तो हम कहेंगे OH के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं इसलिए डिजॉल्व हो जा रहा है। और फिर पूछेंगे अच्छा बताओ ये बेंजीन में क्यों डिजॉल्व हो जा रहा है, तो हम कहेंगे C2H5 के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं इसलिए बेंजीन में डिजॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अगली बात कही कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक तो मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ेगा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, मतलब इथेन का मीथेन से ज़्यादा होगा, प्रोपेन का इथेन से ज़्यादा होगा। दूसरी बात क्या हुई कि ब्रांचिंग के साथ घटेगा, मतलब मान लो मेरे पास पेंटेन है तो पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जो मिथाइल ब्यूटेन्स है उनका थोड़ा कम होगा, और जो नियोपेंटेन है उसका और भी ज़्यादा कम होगा, बिकॉज जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग होने से क्या हुआ, जो चीज़ बीच में आ गई वो नेबर्स के साथ अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं कर सकती है,
ठीक है। तो जितनी चीजें खुली हुई हैं उनकी सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे। जब ब्रांचिंग हो जाती है तो जो चीज बीच में आ जाती है उसका नेबर के साथ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, तो खाली बाहर बाहर वाले लोग ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस करते हैं, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को नोट करने के लिए टेबल 13.2 दिया। ठीक है, तो देखो मीथेन से ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अगर इसको देखें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है 111, 184, 230, 270। ठीक है ना, तो करीब करीब 50 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन का जो भी कह लो। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट भी वैसे बढ़ रहा है 90, 101। हालांकि यहाँ पे देखो प्रोपेन का थोड़ा सा कम हो गया, बट वो एक अलग समस्या है। ठीक है, और ब्रांचिंग होने से जैसे ब्यूटेन के दो आइसोमर हैं, एक C4H10 में एन ब्यूटेन और एक मिथाइल। देखो मिथाइल वाले का बॉइलिंग पॉइंट 261 है जबकि नॉर्मल वाले का 272 है। ठीक है, ऐसे पेंटेन को देखें तो पेंटेन C5H12 में इन्होंने 3 एग्जाम्पल लिए, पहले वाले का 309 है, दूसरे का 300 है, तीसरे वाले का 282 है। तो ये जो मैं बात कह रहा था करीब करीब वही बात उन्होंने डेटा के साथ दिखा दी। भैया मेल्टिंग पॉइंट में समस्या दूसरा हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट में चूंकि सॉलिड में जाना होता है तो ऐसी चीजें जो सिमेट्रिक हैं वो सॉलिड में ज्यादा अच्छे से पैक हो जाती हैं, तो खाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती है, सॉलिड की पैकिंग भी देखनी होती है। जैसे 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन है, वो सिमेट्रिक हो गई, दोनों तरफ मिथाइल हो गई, तो उसको सॉलिड में पैक करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, वो एक अलग समस्या है, इसीलिए मैंने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की थी, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात नहीं की थी। चलो, तो फिर क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात आई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम लोग अपने वीडियोस में पहले कर चुके हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने जब हम लोग तमाम तरह के केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे तो उनमें एक एक एग्जाम्पल मैंने कर लिया था। तो ये वाला वीडियो, ये वाला जो रिएक्शन है हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, फिर से देख लेते हैं। तो कह रहे हैं क्या होगा अगर मैं मीथेन को क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करूं। तो एक तो सिंपल बात कह दी कि मिथाइल क्लोराइड और HCl बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजन की जगह पर Cl लग गया और उधर HCl बन गया। अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें कि भाई ये प्रोसेस हुआ कैसा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा सॉरी, उससे पहले एक बात ये कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन कोई मोनो सब्स्टिट्यूशन पे रुकेगा नहीं, तो अगर और ज़्यादा क्लोरीन होगी तो वो सेकेंड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड सब्स्टिट्यूशन या फोर्थ सब्स्टिट्यूशन करा दी जाएगी। तो जब हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो अच्छा नीचे आ रहा है, उससे पहले एक दो चीज़ें और बता दी, पहले वो देख लें। फिर उन्होंने ये बात कही कि अगर मान लो मेरे पास ईथेन होगी तो क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्लोरोमीथेन बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने कुछ बातें करी जो थोड़ी सी समस्या वाली हैं, ये अलग चीज़ है इसलिए मैं तुमको बता देता हूँ। तो कह रहे हैं इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हैलोजन इज फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो आसानी से रिएक्ट कर लेगा और फिर आयोडीन सबसे मुश्किल से होगा। ठीक है ना। दूसरी बात कह रहे हैं रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ एल्केन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, यानी कि टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी ज़्यादा उससे कम रिएक्टिव है, प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पर एक झगड़ा आ जाता है। झगड़ा क्या आ जाता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड था मीथेन या मेरे पास कंपाउंड था नियोपेंटेन, तो उसके सारे हाइड्रोजन प्राइमरी थे, एक ही जैसे थे। ठीक है, तो उसका अगर मैं मोनोक्लोरिनेशन करा रहा हूं तो Cl कहीं भी लगे एक बात है। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लो मैं ये बात करूं कि मेरे पास कंपाउंड है प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन में क्या हो रहा है, 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि 6 हाइड्रोजन है जो कि प्राइमरी है। मैं इसको बोर्ड पैकेट पे बनाता हूं। मेरा रिएक्शन हो रहा है प्रोपेन प्लस क्लोरीन गिव्स व्हाट। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सेकेंडरी की रिएक्टिविटी टर्शरी से ज्यादा है, यानी कि सेकेंडरी लिखा ना,
सॉरी सेकेंडरी की रिएक्टिविटी प्राइमरी से ज्यादा है, और टर्शरी की सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। तो तुम यार ये सोच सकते हो कि भाई ये जो क्लोरीन है ये आकर के बीच वाले कार्बन पे लग जाएगा, ठीक है, बिकॉज सेकेंडरी की रिएक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन सच्चाई क्या है कि रिएक्टिविटी ही एकमात्र फैक्टर नहीं है, नंबर भी तो फैक्टर है ना। तो प्राइमरी कमजोर है लेकिन 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, और सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव हैं लेकिन नंबर में 2 ही हैं। तो इसका मतलब मान लो अगर रेट ऑफ सेकेंडरी was 3 times रेट ऑफ प्राइमरी, मान लो, ठीक है, तो CCC में यहां Cl या CCC में यहां Cl, ये दोनों 50-50% होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वैसे तो रेट में कमजोर थे लेकिन नंबर में 3 गुना ज्यादा थे, तो टोटल जो प्राइमरी बने वो उतने ही बन जाते जितने सेकेंडरी बनते, ठीक है, ये बात समझ में आई। वो 3 गुना ज्यादा होने की वजह से अगर 1/3 भी रेट था उनका तो भी 50-50 बना लेते। अब अगर ये मान लो नंबर 3 की बजाय 4.2 होता तो सेकेंडरी वाला मेजर प्रोडक्ट बन जाता, और अगर ये 3 की बजाय 2.4 होता तो प्राइमरी वाला मेजर प्रोडक्ट बन जाता, ठीक है, बिकॉज नंबर 3 गुना थे और रेट खाली 2.4 है, तो सेकेंडरी कमजोर पड़ गए, ठीक है। इस तरह की मैथमेटिक्स हो गई। अभी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिलेशन है ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। क्लोरीन के लिए रिएक्शन कुछ और, ये रेशो कुछ और होगा, ब्रोमीन के लिए कुछ और होगा, और आयोडीन के लिए कुछ और होगा। और जो 3:1 का रेशो है ये भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर रेशो 3:1 का है। अगर मान लो इसी को मैं ब्यूटेन बना लेता तो ये 6 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी हो जाते, तो ये 3:2 का रेशो हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्टीमेटली प्राइमरी क्लोरो बनेगा या सेकेंडरी क्लोरो बनेगा, ये प्रेडिक्ट करना एक काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो ये नंबर्स दिए जाते थे, ठीक है। तो अभी भी कंपटीशन वगैरह में जो लोगों की किताबें हैं उनमें इस तरह के सवाल हैं जिसमें ये पूछ लेते हैं बताओ प्राइमरी बनेगा कि सेकेंडरी बनेगा, ठीक है, और हम लोग उसके जवाब नहीं दे सकते हैं एज ऑफ नाउ। मुझे पता है मैं बता सकता हूं, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं इसको नहीं बता रहा हूं बिकॉज ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दे रखी। ये बात तो दे रखी है कि सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव है। तो मान लो मेरे पास सपोज करो ये सवाल हो जाए कि भैया पेंटेन में सब्स्टिट्यूशन हो तो क्या बनेगा, तो कोई लाइफ प्रॉब्लम ही नहीं है। 6 सेकेंडरी हैं, 6 प्राइमरी हैं, और सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो झगड़ा ही नहीं, बता देंगे सेकेंडरी बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि प्रोपेन में क्या बनेगा और ब्यूटेन में क्या बनेगा, तो इसमें 2 काउंटर फोर्सर लग गए। प्राइमरी ज्यादा होने की वजह से प्राइमरी बनेगा और सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से सेकेंडरी बनेगा, और दोनों में से कौन डोमिनेंट फैक्टर है ये बता पाना मुश्किल है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी नहीं बता पाएंगे। फिर भी यहां पर एक बात ये ध्यान रखना कि जैसे मैं कह रहा था ना कि रेट ऑफ सेकेंडरी रेट ऑफ प्राइमरी से ज्यादा है तो कितने गुना ज्यादा है, और टर्शरी का रेट ज्यादा है तो कितने गुना ज्यादा है। तो वो क्लोरीन में जितना भी ज्यादा होगा ब्रोमीन में और ज्यादा होगा। तो ब्रोमीन नॉर्मली टर्शरी या सेकेंडरी प्रेफर करेगा, क्लोरीन प्राइमरी और मतलब सेकेंडरी प्रेफर करेगा। मतलब वो कम वाली साइड में जाएगा, वो नंबर्स पे ज्यादा जाएगा क्लोरीन, और ब्रोमीन रिएक्टिविटी पे ज्यादा जाएगा। रिलेटिवली ये बात कह सकते हैं अगर मुझे चूज करना ही हो तो कहीं पर। अब ये कह रहे हैं कि आयोडीन की समस्या क्या है। अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ए गिव्स बी कोई चीज बना रहे हैं, तो देखो रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी अगर उससे बहुत ज्यादा कम है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर मान लो प्रोडक्ट उतना स्टेबल नहीं है, मान लो दोनों की एनर्जी कंपेरेबल हो गई, तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलेंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि क्लोरीन का HCl बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, यानी कि एक हिसाब से देखें तो क्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
आयोडीन की HI बनाने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब आयोडीन इज नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे चल करके पढ़ेंगे तो एक्चुअली HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। HI में I- खुद I2 बना करके दूसरे चीज को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड, जो कि ऑब्वियसली बात है, फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है। आयोडिनेशन इज वेरी स्लो एंड अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि HI उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो तुम ये रिएक्शन कराओगे तो वापस HI RI के साथ रिएक्ट करके एल्केन और IO2 बना देगा। ठीक है ना, तो अब चूंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना ही नहीं चाहता आयोडीन के साथ में, बैकवर्ड जाना चाहता है, तो ये कह रहे हैं इट कैन बी कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 और HNO3। ठीक है, तो जब मैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में काम करता हूं तो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने मीथेन को आयोडीन से रिएक्ट कराया तो इसने CH3I प्लस HI बनाया। अब HI HiO3 के साथ रिएक्ट करके वापस I2 बना लेता है। ठीक है, तो चूंकि मैंने जो कि आयोडीन का +5 वाला स्टेट ले लिया तो इसने वापस I2 बना लिया, तो सिस्टम में से HI गायब हो गया। जो भी HI बना HiO3 ज्यादा प्रेफर करता है उसको खाने के लिए, इसलिए वो गायब हो गया और I2 वापस बन गया। तो जो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड भाग जा रहा था अब वो बैकवर्ड नहीं भागेगा तो फॉरवर्ड जाएगा। तो अपने आप में I2 या ऑक्सीडेशन नहीं करा सकता, तो उसको मदद करने के लिए हम HiO3 या HNO3 जैसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बात कही जो हम ऑलरेडी बात डिस्कस कर चुके हैं कि हेलोजिनेशन इज सपोज टू प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग 3 स्टेप, नेमली इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। हम लोगों ने बात कर ली थी। तो इनिशिएशन कैसे होता है कि क्लोरीन जैसी चीज को जब अल्ट्रावायलेट लाइट मारते हैं तो Cl डॉट और Cl डॉट जैसे फ्री रेडिकल्स में टूट जाता है। प्रोपोगेशन में क्या होता है, Cl डॉट एल्किल फ्री रेडिकल और HCl बना लेता है। एल्किल फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन के साथ एल्किल हैलाइड और Cl फ्री रेडिकल बना लेता है और ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर एक ही चीज लिखी कि CH3Cl बना रहा है, लेकिन अगर ज्यादा क्लोरीन है तो फिर वो CH3Cl जब बन जाएंगे तो उससे CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 भी बना लेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि 2 Cl डॉट आपस में मिलकर के क्लोरीन बना लें, 2 मिथाइल आपस में मिलकर के ईथेन बना लें और एक मिथाइल और एक क्लोरीन मिला करके मिथाइल क्लोराइड बना दे। इसको हम लोग चेन टर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक पीछे सवाल पूछते हैं, यहाँ भी बात लिखा है कि यही कारण है कि जब मैं मीथेन का क्लोरीनेशन करा रहा होता हूं तो थोड़े अमाउंट में उसमें ईथेन भी मिल जाती, जो कि अपने आप में बड़ा स्ट्रेंज बात है, क्योंकि जब मेरे पास ऑलरेडी कोई 2 कार्बन की चेन नहीं थी तो फिर मेरे को जो भी मिलते वो मुझे मिथाइल क्लोराइड मिला या डाइक्लोरोमीथेन मिला या ट्राइक्लोरोमीथेन मिला या CCl4 मिला, यहाँ तो समझ में आया। लेकिन ईथेन कहाँ से आ गई, वो इसलिए आ गई बिकॉज कुछ कार्बन और कार्बन आपस में भी जुड़ गए, मिथाइल मिथाइल आपस में जुड़ गए और उन्होंने ईथेन बना लिया। ठीक, यहाँ कुछ अभी बात करें कंबस्शन में, इसमें कोई समस्या नहीं, कार्बन को CO2 बना लो और हाइड्रोजन को H2O बना लो। ठीक है, कंबस्शन हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिख लिया, CnH2n+2 था तो N कार्बन के लिए NO2 और 2n+2 हाइड्रोजन के लिए N+1/2O2, तो दोनों को ऐड करके 3n+1/2O2 हो गया और NCO2 और N+1H2O बन गया। ठीक है, अच्छा, तो चूंकि ये कंबस्शन कर सकते हैं इसलिए फ्यूल की तरह से यूज होते हैं, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एक समस्या नहीं, मतलब एक तरह का हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इनका कंबस्शन कराते हैं इन एब्सेंस ऑफ, या एब्सेंस तो नहीं करेंगे, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ एल्केन्स विद इनसफिशिएंट ऑफ कार्बन ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड। तो मैं नाप करके, मान लो मेरे पास मीथेन है, मैं जला रहा हूं, तो मैं इतनी ही मीथेन को ऑक्सीजन दूंगा कि H2 तो H2O बना ले जाए लेकिन कार्बन CO2 ना बना पाए। तो हाइड्रोजन और कार्बन में हाइड्रोजन हमेशा पहले H2O बना लेगा, वो साइज में छोटा होने की वजह से वो ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसमें
ज़्यादा एनर्जी रिलीज निकलती है। तो अगर मैं सफिशिएंट कार्बन, जैसे हम लोग क्या कहते हैं घर में काजल कैसे बनाते थे, दिए के ऊपर दूसरा दिया उल्टा करके रख दिए, अब वहां पर ऑक्सीजन रही नहीं, तो जो उसका कार्बन है वो बर्न नहीं करेगा, हाइड्रोजन H2 बना लेगा और वो कार्बन जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, कार्बन ब्लैक भी काजल बन जाएगा। अब ये कार्बन ब्लैक एक तो ब्लैक पिगमेंट की तरह से यूज होता है तमाम तरह की इंक में, पेंट्स में, और दूसरा इट इज ऑल्सो यूज एज अ फिलर। फिल्टर का भाई गलत लिख दिया, फिलर लिखा रहना चाहिए था इसको, जिससे जो हमारे रबड़ के टायर होते हैं, रबड़ तो बहुत जल्दी घिस के खत्म हो जाए, उसको मजबूती देने के लिए उसमें जो कार्बन ब्लैक मिलाते हैं। तो ये वर्ड फिल्टर्स मेरी बुक में आ गया है, ठीक है, ये मेरे हिसाब से फिलर्स होगा, फिलर, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया कि अगर मीथेन का इनकम्प्लीट कंबशन कराओगे तो हाइड्रोजन तो वाटर बना लेगा लेकिन कार्बन ऐसा चल सकता है। अब इन्होंने कहा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का क्या सवाल है भाई, देखो क्या हो रहा है, मीथेन है, कार्बन पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -4, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन हटा करके OH लगा दें, ठीक, तो जो मिथेनॉल है यानी कि जो अल्कोहल है उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, ठीक है। फिर हमने कहा नहीं, 2 हाइड्रोजन हटा करके वहां पे ऑक्सीजन लगा दें, मेथेनल बना लें, तो दोनों हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 0 हो जाएगा। और अगर मान लो मैं मेथेनोइक एसिड बना दूं तो उसमें 3 ऑक्सीजन के बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन के बॉन्ड है, तो +2 हो जाएगा और CO2 में +4 हो जाएगा। तो हर जगह पर एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लगा करके, जब तुम एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट एक एक हाइड्रोजन हटा करके जब ऑक्सीजन लगाते जा रहे हो तो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से बढ़ाते जा रहे हो। तो फिर से सुनते हैं, इधर देखो, एल्केन -4, अल्कोहल -2, एल्डिहाइड या कीटोन 0, फिर उसके बाद एसिड +2 और कार्बन डाइऑक्साइड +4। तो इसका मतलब जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब अगर एल्केन को थोड़ा ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, थोड़ा और ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, थोड़ा और ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड बन जाएगा, और बिल्कुल जला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ये वाली बात है। तो ये कह रहे हैं हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, अलग अलग तरह के कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसकी वजह से अल्कोहल, एल्डिहाइड या एथेनोइक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन के याद कर लेना, कैटलिस्ट भी याद कर लेना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मुझे खुद ही याद नहीं होते तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन याद कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जैसे मीथेन का ऑक्सीडेशन हमने करा लिया, वैसे जो ऑर्डिनरी एल्केन्स हैं वो आसानी से ऑक्सीडेशन होने नहीं देती हैं, क्योंकि CH बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। लेकिन जो टर्शरी हाइड्रोजन है वो रिलेटिवली, हम लोग तमाम तरह की चीज़ों में पढ़ रहे थे कि टर्शरी कार्बोकैटायंस, टर्शरी फ्री रेडिकल्स ज़्यादा स्टेबल हैं, तो इस वजह से जो टर्शरी हाइड्रोजन है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ऑक्सीजन तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जैसे 2-मिथाइल प्रोपेन ले लें, जिसको हम लोग टर्शरी ब्यूटेन बोलते हैं, जिसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं, तो KMnO4 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी उसको मैं जो टर्शरी हाइड्रोजन है उसको वहां पे OH लगा दूंगा तो टर्शरी ब्यूटेनॉल बन जाएगा, ठीक। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन तो आसानी से रिप्लेस नहीं होते, लेकिन टर्शरी हाइड्रोजन KMnO4 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी अल्कोहल बना देते हैं, ठीक। चलो, अब इन्होंने कहा कि एक और काम हम लोग कर सकते हैं, आइसोमेराइजेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर मैंने दिया नहीं है, ठीक है। किसी वजह से जो एज अ फ्यूल जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को यूज करते हैं तो जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। मतलब मुझे N ऑक्टेन मिले, इससे अच्छा है कि मुझे मिथाइल हेप्टेन मिल जाए, और उससे अच्छा है कि डाई मिथाइल हेक्सेन मिल जाए,
ठीक है, उससे अच्छा है कि ट्राई मिथाइल पेंटेन मिल जाए वगैरह वगैरह। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ती जाती है किसी वजह से वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री में, जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिया एन हेक्सेन ले लिया, तो उसको मैं मिथाइल पेंटेन में कन्वर्ट कर लूँगा, ब्रांचिंग करा लूँगा। ये क्या हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया। इसका जो कैटलिस्ट है वो एनहाइड्रस AlCl3 और HCl गैस, ठीक है। तो आइसोमराइजेशन में क्या हुआ, एक चेन को ब्रेक करके दूसरी चीज बना ली गई, ठीक है। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड बना लेना, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड कई वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेचर, तो जो हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड से कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं, मोस्टली वो खाली फ्यूल की तरह से जलाने के काम में आते हैं। तो हम लोग एलिफेटिक कार्बन्स को एरोमेटिक कार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि मेरे पास अगर हेक्सेन हो और मैं क्रोमियम ऑक्साइड या वैनेडियम ऑक्साइड या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लेकर के 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेयर पर रखूं, तो हेक्सेन में से डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन उड़ जाएगी। और वो हेक्सेन क्या है, बल्कि 3 नहीं 4 हाइड्रोजन उड़ जाएगी। हेक्सेन है C6H14, इसमें से 4 H2 अलग निकल जाएंगे, 8 हाइड्रोजन के एटम कम हो जाएंगे और ये बेंजीन बना देंगे, ठीक है। ऐसे अगर मुझे टॉल्यूइन बनाना होगा तो पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा डेरिवेटिव यूज कर, क्या चीज यूज कर सकता हूं। तो अगर मैं हेप्टेन लेकर के चलूंगा, तो चूंकि 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, बेंजीन में ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो अगर मैं हेप्टेन लेके चलूंगा तो वो 7 मेंबर की रिंग नहीं बनाएगी, वो 6 मेंबर की बेंजीन रिंग और साइड में एक मिथाइल ग्रुप निकाल देगी, बिकॉज बेंजीन रिंग में एरोमेटिसिटी की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। टॉल्यूइन तो NH2 रहता है ना, वो एनिलीन है, टॉल्यूइन में मिथाइल लगा हुआ है। टॉल्यूइन इज बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल। CH3 निकलेगा ना भैया, CH2 और एक पहले से H था ना, हाँ एक H था भी तो वो भी। फिर ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के बारे में पीछे बात कर चुके हैं, ठीक है। तो रिएक्शन विद स्टीम में क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बना लेते हैं, इसको हम लोग सिन गैस सिंथेसिस करते हैं, निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। कार्बन भी यूज करते थे और एल्केन भी यूज करते थे, हाइड्रोजन दोनों चीज थी ना, ठीक, कार्बन भी यूज करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अगली बात थी पायरोलिसिस, ठीक है। तो जैसे जब हमारे पास पेट्रोलियम निकला, ठीक है, तो उसमें सब तरह के मेंबर्स हैं, छोटे मेंबर्स भी हैं, बड़े मेंबर भी हैं। तो छोटे मेंबर्स किस तरह से यूज हो जाते हैं, फ्यूल के फॉर्म में यूज हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ। और जो बड़े मेंबर हैं उनका यूज कैसे है, जैसे सॉलिड में ग्रीस बनाने के काम में आ गया या मोमबत्ती बनाने के काम में आ गया, ठीक है। अभी प्रॉब्लम यह है कि पेट्रोल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और मोमबत्ती कितनी जलाओगे या ग्रीस कितनी लगा दोगे। तो जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके उतने यूज नहीं है, फ्यूल तो मतलब अपने आप में एक्सट्रीम लेवल पे यूज है ना, सब लोग जला रहे हैं। तो क्या होता है कि जो मेरे पास लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एक्सेस में हो जाते हैं, मान लो मैं जमीन से पेट्रोलियम निकाल रहा हूँ, तो पेट्रोल या केरोसिन तो जितना चाहो उतना खपा लो, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग लॉन्ग चेन मान लो C30 C40 जैसे लंबे लंबे कंपाउंड बनेंगे, उसमें कितनी ग्रीस बनाओगे, कितनी मोमबत्ती बनाओगे। तो उन चीज़ों को हम लोग शॉर्ट चेन में ब्रेक कर लेते हैं, ये प्रोसेस पायरोलिसिस या क्रैकिंग कहलाती है, ठीक है। अब ये कोई वेल डिफाइंड प्रोसेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास जैसे इन्होंने एग्जांपल दी ना, इन्होंने C6H12 14 ले लिया, तो ये कोई कंट्रोल मेरे पास नहीं हुआ कि मेरे पास अगर 6 कार्बन की चेन है तो मैं उसको 3 और 3 में ही तोड़ पाऊँ, ठीक है। हो सकता है 6 कार्बन की चेन सिंपल एल्कीन बना ले और H2 बना दे, या 4 और 2 के उसमें टूट जाए, या 3 और 2 और 1 के उसमें टूट जाए। तो इस तरीके से किस तरीके से ब्रेक होगी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब भी टूटेगी तो पहले से तो छोटी हो जाएगी। जब मैं ऐसा फ्यूल यूज कर रहा हूं तो मेरा सॉलिड होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं उसको डीजल में काम चला लूंगा, नहीं होगा तो पेट्रोल में काम चला लूंगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है पायरोलिसिस कहलाता है, इसमें कुछ करते नहीं है, सिंपल इसको हाई टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने जो बुक में एग्जाम्पल दिया, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही बात सही है। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं बीच वाले कंपाउंड को ब्रेक करूंगा तो वो छोटे कंपाउंड बना लेंगे, और बड़े वाले कंपाउंड को ब्रेक करूंगा तो वो बीच वाले कंपाउंड बना लेंगे।
अब बेटा एक ये टॉपिक आया, ये केमिकल रिएक्शंस खत्म हो गए, ठीक है। अब ये टॉपिक आया कन्फॉर्मर्स, ठीक है। तो कन्फॉर्मर्स को हम लोग फिर क्या करेंगे, बोर्ड पे आकर के काम करेंगे तो हमारा काम चलेगा। बल्कि मैं ये वीडियो बंद कर देता हूँ, कन्फॉर्मर्स वाली क्लास बोर्ड पे ही लेंगे। तो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। हम लोग एनसीईआरटी में मेनली इथेन के कन्फॉर्मर्स पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर फिर हमारी विशेष इच्छा हो तो थोड़ा सा ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स के बारे में जान लो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कन्फॉर्मर्स को दिखाने के लिए पहले इन्होंने बुक में 2 तरीके के मेथड बताए, क्योंकि जब कैसे दिखाना है बोर्ड पे वो सिखाऊंगा तब फिर बताऊंगा कन्फॉर्मर्स क्या होता है। तो एक चीज हो गई, सबसे पहले मैं कहा 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो ये कह रहे मान लो मेरे पास एक इथेन है, तो उन्होंने कहा ये कुछ ऐसी होगी, देखो एक कार्बन होगा, दूसरा कार्बन होगा, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे होंगे, ठीक है। अब मेरा ये सवाल आया कि जो पीछे वाला कार्बन है इसके ऊपर जो 3 हाइड्रोजन है वो कैसे लगे होंगे, ठीक। हाँ? तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि ये भी ऐसे ही लगे हुए हों, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ये वाले हाइड्रोजन ऐसे हैं तो इसके हाइड्रोजन ऐसे लगे, पलट करके लगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको दूसरी नजर से देखें, जिसको ये न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में कहते हैं कि मैं इसी चीज को यहां से देख रहा हूं, मेरी आंख यहां है, तो मुझे एक कार्बन दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे ये वाले 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके पीछे भी एक कार्बन होगा और जिससे 3 हाइड्रोजन निकले होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो केस है उसमें पीछे वाले को क्या कहते हैं, जो आगे वाले हाइड्रोजन होते हैं उनको सेंटर से निकलता हुआ डंडा दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे सामने दिखाई दे रहा है कार्बन से 3 हाइड्रोजन निकले हुए हैं, और जो पीछे वाले हाइड्रोजन हैं उनको पेरीफेरी से निकलता हुआ डंडा दिखाते हैं। इसका मतलब ये पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन है। तो अगर ये आमने सामने हो गए, ठीक है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को एक्लिप्स्ड कहते हैं, ठीक है। और इस तरह के मॉलिक्यूल में क्या बनेगा, ये सामने वाले 3 हाइड्रोजन है और जो पीछे वाले हैं वो इन दोनों के गैप में आ गए, ठीक है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को स्टैगर्ड कहते हैं, ठीक है। अब इसी वजह से ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते, ठीक है। हाइड्रोजन अगर रिपेल करते हैं तो इनका ऐसे पास पास होना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। इसलिए जो ये इक्लिप्स्ड मॉलिक्यूल है ये लेस स्टेबल है, और ये जो स्टैगर्ड मॉलिक्यूल है ये मोर स्टेबल है। और जब मैंने ये बात बोली तो मैं एक गलत बात बोल गया, ठीक है। ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। ये 2 आइसोमर नहीं है, ये 2 कन्फॉर्मर्स है, जैसे टॉपिक का नाम है। तो भी पहले समझते हैं कि कन्फॉर्मर्स और आइसोमर्स में क्या अंतर है, ठीक है। तो जैसे क्या कहते हैं, मेरे बायां हाथ, जो कि ऑब्वियसली मैं तुमको एक हाथ दिखाऊं तो पता चल जाता है बायां हाथ है, ये मेरे शरीर के बाएं हिस्से में जुड़ा है, और मेरा दाहिना हाथ मेरे शरीर के दाहिने हिस्से में जुड़ा है। ये एक मेरा स्ट्रक्चर है। कोई एक दूसरा आदमी टहलता चला है जिसके यहां से जो हाथ निकला हो उसका अंगूठा इधर निकला हो ऊपर उल्टा, मतलब उसका दाहिना हाथ
उसके लेफ्ट हैंड साइड में हो और बायां हाथ उसके राइट हैंड साइड में हो, तो हम कहेंगे ये कैसा आदमी आ गया। हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सामान्य लोगों जैसा आदमी नहीं है, ये अलग आदमी है, क्योंकि ये दोनों दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। और स्ट्रक्चर्स अलग अलग होने का मतलब क्या है कि ये आपस में सामान्य टेम्परेचर पे बदलते नहीं, ठीक है। ये आपस में मतलब अगर मेरा हाथ ऐसा है तो मैं ये नहीं कर सकता कि ऐसे यहां से खोल करके ये वाला हाथ इधर लगा लूं, ये वाला हाथ इधर लगा, ठीक है। कन्फॉर्मर्स में क्या अंतर है कि रियल लाइफ में ये दोनों आपस में रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टेबल है। इसका मतलब मेरे पास इथेन की कोई भी सैंपल होगा तो उसमें थोड़े से इथेन स्टैगर्ड होंगे, थोड़े से इथेन इक्लिप्स होंगे। जैसे मैं इसकी एग्जांपल दूसरा कहूं, एक आदमी ऐसे खड़ा है, ये उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये ऐसे खड़ा है, यहां दर्द करने लगेगा तो ये उसका अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि अगर मैं सुबह के टाइम पार्क में जाऊं तो 80% लोगों के हाथ नीचे होंगे, 20% के हाथ ऊपर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि जो ऐसे खड़ा हुआ आदमी और ऐसे खड़ा हुआ आदमी दो अलग अलग स्ट्रक्चर के आदमी, तो हम उनको आइसोमर नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ को ऊपर उठाना और हाथ को नीचे ले जाना इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो रूम टेम्परेचर में आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाती हैं, हम उनको आइसोमर नहीं कहते हैं। हाँ बोलो। मीजो कंपाउंड, मीजो बिल्कुल अलग बात है, तुम जहां भी जो उसके बारे में बात करेंगे तो समय आएगा, यहां उसके बारे में बात नहीं करते, ठीक है। तो कन्फॉर्मर्स कहते हैं, कन्फॉर्मर्स ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टेबल है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो कन्फॉर्मर्स में हमने क्या कहा कि कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशंस या रोटेमर्स ऐसी चीजें हैं जो कि सीसी सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, लेकिन इनको हम अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, बिकॉज ये क्या कह रहे हैं कि इसमें नॉर्मली क्या हो रहा है कि जैसे जो इक्लिप्स या स्टैगर्ड चीजें हैं, इनमें एक दूसरे इक्लिप्स में रिपल्शन ज्यादा है, ठीक है, और स्टैगर्ड में रिपल्शन कम है, तो एक थोड़ी ज्यादा स्टेबल है, एक थोड़ी कम स्टेबल है। इन्होंने कहा कि एल्केन कैन दस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन बाय रोटेटिंग अबाउट द सीसी बॉन्ड, ठीक है। जो मैंने इक्लिप्स और स्टैगर्ड दो चीजें बनाई, उनमें दोनों आगे और पीछे वाले हाइड्रोजन के बीच का एंगल इक्लिप्स में 0 डिग्री था और स्टैगर्ड में 60 डिग्री था, बट इन प्रिंसिपल वो 59 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। तो वी कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी कन्फॉर्मर्स। However, it may be remembered that rotation around CC single bond is not completely free. It is hindered by a small amount of energy barrier of 1 to 20 kilojoule per mole, ठीक है। तो 1 to 20 किलोजूल पर मोल इतना भी बड़ा बैरियर नहीं है, जैसे हाथ को ऊपर उठाना इज हिंडर्ड बिकॉज mgh की ग्रेविटी स्पेंड के अगेंस्ट एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, पर ये कोई इतना बड़ा भी बैरियर नहीं है जो हम अपने आप से आराम से कर ना सकें। और ऐसे हाथ को तोड़ करके ये वाला हाथ इधर जोड़ देना, ये वाला हाथ इधर जोड़ देना, इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और दर्द होगा, वो तो एक अलग समस्या है, ठीक है ना। तो वो एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जबकि ये नॉर्मली एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होती है कि उनमें एक टॉर्शनल स्ट्रेन होता है। तो जब भी तुम एक्लिप्स बनाओगे तो वो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करेंगे जो आमने सामने आ गए हैं, और वो वापस झटका दे करके स्टैगर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो थर्मल एनर्जी की वजह से सारे कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए, लेकिन उसमें से जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, जो अनस्टेबल है उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी। तो दोनों तरह के ईथेन हमारे एग्जिस्ट करेंगे। इट इज जस्ट कि एक्लिप्स वाले थोड़े ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे, कम एग्जिस्ट करेंगे, और ये स्टैगर्ड वाले ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फिर कन्फॉर्मेशन ऑफ ईथेन बनाया। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली इसमें दो ब्रॉड नंबर चीज़ें हो गई, बिल्कुल आगे पीछे वाले एक दूसरे के पीछे आ जाएं, इसको हम इक्लिप्स कहते हैं। आगे वाले और पीछे वाले के बीच का एंगल 60 डिग्री आ जाए तो उसको हम स्टैगर्ड कहते हैं, और इन दोनों के बीच में कुछ भी हो उसको स्क्यू कहते हैं, ठीक है। स्क्यू मतलब
ये जो दोनों हाइड्रोजन आगे पीछे हैं, इनके बीच का एंगल 55 डिग्री हो, 35 डिग्री हो, 25 डिग्री हो, वो सब चीज़ें स्क्यू कहलाएंगी। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक ये 100 हॉर्स वाला जो मैंने दिखा दिया, दूसरा न्यूमैन वाला। ठीक है, ये भी मैंने दिखा। अब ये कह रहे हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मैंने इसको इतना लंबा नहीं पढ़ते हैं, जो ये आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन को सामने से देख रहे हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होता है, अगर तुमको याद हो तो H2O2 में भी इस एंगल को हम लोग डाईहीड्रल एंगल बोलते थे। H2O2 का अगर स्ट्रक्चर याद हो तो OO बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन इधर निकला होता था, दूसरा इधर निकला होता था, दोनों के प्लेन बना लेते थे, तो उनके बीच का जो एंगल होता था उसको डाईहीड्रल एंगल होता था। तो जो डाईहीड्रल एंगल या टॉर्शनल एंगल जब 0 डिग्री होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, और 60 डिग्री होगा तो रिपल्शन कम होगा, यानी कि इनमें एक टॉर्शनल स्ट्रेन आ जाएगा जब वो स्टैगर्ड से इक्लिप्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि स्टैगर्ड में लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन है और इक्लिप्स में मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन है, इसलिए स्टैगर्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इक्लिप्स कम स्टेबल है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, पीछे बोल रहे थे 1 से 20 का, इस इथेन के केस में स्पेसिफिकली वो 12.5 किलो जूल पर मोल का है। ठीक है, 12.5 किलो जूल पर मोल का। पता नहीं तुमको पता है कि नहीं, हम लोग जब फिजिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फिजिकल प्रोसेस ऐसे होते थे जहां पे एनर्जी चेंजेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 20 to 80, ठीक है, किलो जूल पर मोल होते थे। और केमिकल प्रोसेस ऐसे होते थे जहां पे एनर्जी चेंजेस ग्रेटर देन 100 किलो जूल पर मोल, एक्चुअली 250 किलो जूल पर मोल इस ऑर्डर के होते हैं। तो यानी कि कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेक करना एनर्जेटिकली बहुत मुश्किल काम है, पानी को एवोपरेट करा देना उससे रिलेटिवली आसान काम है, और स्टैगर्ड को इक्लिप्स कर देना उससे भी ज्यादा आसान काम है। तो ये थर्मल मोशन होता ही है, उसकी वजह से आपस में इंटरकन्वर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, मैं इनको आइसोलेट नहीं कर सकता हूं। मैं ऐसा नहीं कह सकता मेरे पास ये बोतल है जिसमें सारे के सारे इथेन स्टैगर्ड हैं, या सारे के सारे इथेन इक्लिप्स हैं, वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं, और क्योंकि स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है इसलिए वो ज्यादा नंबर में पाए जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से वीडियो चलाओ, एनसीईआरटी से थोड़ा सा आगे बढ़े और मैं बात करूं ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स की। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन क्योंकि सोचा जा सकता है इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूं। तो ब्यूटेन का क्या मतलब है, ये कार्बन कार्बन है, यहां पर मिथाइल है, यहां पर मिथाइल है, मैं ऐसे देख रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन ही देखूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो दो मिथाइल हैं वो ऐसे भी लग सकते हैं, ठीक है, और जो दो मिथाइल हैं, वो पैरा ना बोलो भाई, वो अलग चीज है, अलग चीज है, वो ऐसे भी लग सकते हैं। यानी कि दो मिथाइल के बीच का पहले सारे हाइड्रोजन ही थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन सब एक चीज थी, लेकिन अब दो मिथाइल के बीच का डाईहीड्रल एंगल 60 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। तो इन दोनों कंपाउंड में ये वाला लेस स्टेबल होगा, ये वाला मोर स्टेबल। ठीक है, नाम मैं जानबूझ कर इसका बता नहीं रहा हूं, ठीक है, तो नए नाम नहीं जानना चाहते, बट इन दोनों में से ये लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। ऐसे अगर मैं इक्लिप्स बना रहा हूं, बेटा मेरी पेन फिर नहीं चल रही है, ठीक है, तो एक इक्लिप्स ऐसा बनेगा कि यहां मिथाइल है और यही दूसरा मिथाइल है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है, और एक इक्लिप्स ऐसा बनेगा जहां पर पीछे वाला मिथाइल इस पे लगा है, आगे वाला मिथाइल इस पे लगा है, ये उतना अनस्टेबल नहीं होगा। ठीक है, एक और छोटी सी बात हो गई, कई बार जैसे मान लो इस पे OH ग्रुप लगा हो और उधर पे NO2 ग्रुप लगा हो, तो कई बार वो आपस में रिपेल करने की बजाय
हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगते हैं। ठीक, तो अब पास पास होना ज्यादा फेवरेबल होने लगता है, तो फिर चीजें उल्टी हो जाती है। लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में जानने की समझने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने चाहा तो नहीं पूछता है। ठीक है, इसके सारे क्लास खत्म हुए। थैंक यू वेरी मच।